ही होगी कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो हमने उसके ऊपर कुछ लॉज लगाए हैं। क्या लगाया है? पहला लॉ बेटा पेज में दे देंगे। पहला लॉ क्या लगाया हमने कि जब भी चार्जेस मूव कर रहे होते हैं देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मूविंग चार्ज। ठीक है, फिर लॉ नंबर 2 क्या लगाया? फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या बनाया है? बी क्यू वी साइन थीटा। फिर जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मुसीबत क्या होती है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे के नहीं, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती है जनाब साहब? एक चीज अगर एक्स एक्सिस में है तो दूसरी चीज वाई एक्सिस में होगी और तीसरी चीज जी एक्सिस में होगी। जब तीनों का एक्सिस मुख्तलिफ है, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, बल्कि तीनों को छोड़ें, अगर मैं कहूं कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ऐसी फोर्स का क्या लेना देना होता है? ऐसी फोर्स का लेना देना सेंट्रीपिटल होता है। क्या होता है? ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बाहर अगर हम इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करते थे। जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करते थे तो हमारा वो बी क्यू वी किसके बराबर होता था? एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होता था। आपको याद होना चाहिए कि किसी जमाने में जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला चैप्टर था तो आपने देखा होगा कि वहां कितने सवालात में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वेट करनी पड़ती थी, और वहां पे हमने वो जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर करके आई बिलीव या तो वी का फॉर्मूला निकाला होगा या हमने फाई का फॉर्मूला निकाला होगा। खैर जिस किसी का भी हमने वहां पे फॉर्मूला निकाला है, वो बहुत दफा हमारे लिए एक रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा सेम डिटो कॉपी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। लेकिन अब यहाँ जब हम इक्वेट करते हैं तो हम किस चीज को सब्जेक्ट बनाते हैं? इट इज क्यू ओवर एम। क्यू ओवर एम को हम एक सिग्निफिकेंस देते हैं बिकॉज चार्ज पर यूनिट मास उसको कहा जाता है, और उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज मतलब कूलम्स पर केजी ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। इफ दैट पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन और जो भी सब एटॉमिक लेवल पर है या किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की अगर बात हो रही है तो उसका जब हम ये क्यू ओवर एम निकालते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो उसका क्यू ओवर एम निकालने का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? वी ओवर बी आर। वी ओवर आर बी या वी ओवर, मैं इसको याद नहीं करवाना चाहता बट स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको दोनों चीजें इक्वेट करनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके जो भी इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और आपके सामने वो इक्वेशन क्या बनती है? क्यू ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर या वी ओवर आर बी। ये कभी भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा? इसको ड्राइव करवाया जाएगा पहले पार्ट में और फिर अगले पार्ट में कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करवाया जाएगा। बहरहाल जब हम आगे गए तो अगली ड्राइंग के अंदर आपको मालूम है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आप लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आप राइट हैंड रूल लगाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर हमने क्या किया? हमने कहा यार ये किसी रेडियोएक्टिव सोर्स में से अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा? वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें प्योरली इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना चाहते हैं, एक काम करें, ये जो आपके पास सवाल लिखा हुआ है ना, ये जो सेकंड कॉलम है, पहली रो में तो 3 ड्राइंग्स हैं, फिर अगली रो में फिर 3 ड्राइंग्स हैं। अगली रो पे एक लाइन लगी हुई है, अगली रो स्टार्ट होने से पहले एक लाइन लगी। प्लीज उस लाइन के नीचे, उस लाइन के फौरन नीचे क्या सवाल लिखिए? हाउ टू डिटरमिन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे जी? उस पेज के ऊपर जो लाइन लगी है उस लाइन के साथ मैं क्या लिखवाना चाहता हूं? लाइन के नीचे ऑफ कोर्स जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है हाउ टू क्या। जब ये सब चेक करें, ये वाले पेजेस कहीं पे एक्स्ट्रा पड़े हैं, ये वाला पेज कहीं एक्स्ट्रा पड़ा है, सर उसामा से पूछ लीजिएगा। हाउ टू क्या जनाब साहब? हाउ टू डिटरमिन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है
हमारा एक एलिमेंट्री चार्ज्ड पार्टिकल है, उसी की बुनियाद पर सारे की सारी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स खड़ी है, उसी की मूवमेंट इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डेवलप करेगी। तो उस चार्ज पार्टिकल का क्या करना बहुत जरूरी है, उस चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज निकालना बहुत जरूरी। ओके, तो हाउ टू डिटरमिन के लिए हमने कहा जी सबसे पहले तो हमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, मतलब उसको डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला क्या था, Q ओवर M इक्वल्स, Q ओवर M निकालने के लिए हमें V ओवर बी आर, हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत थी, हमें सबसे पहले V की जरूरत है कि उस चार्ज पार्टिकल का V कहां से लेकर आए। तो कहां से लाया जाएगा उस चार्ज पार्टिकल का V, पहले तो आपको मालूम है कि जिस चार्ज पार्टिकल का भी आप जिक्र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, यू नो व्हाट इज, इसको टॉपिक क्या कहना चाहिए, हाउ टू डिटरमिन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज तो मैं डिटरमिन करने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूला में सबसे पहली चीज क्या है, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब स्पीड मुझे डिटरमिन करनी है, स्पीड डिटरमिन करने से पहले मुझे चार्ज पार्टिकल को स्पीड देनी है, मुझे चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है। और मुझे चार्ज पार्टिकल मूव कहां से कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की गन डेवलप करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराने पड़ेंगे किसी मटेरियल में से। उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया आपको, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम ट्यूब का। उसको इलेक्ट्रॉन बीम ट्यूब कहें या उसको इलेक्ट्रॉन गन कहें, आपको मालूम है। और उसको कैसे किया, पता नहीं क्या टर्म निकाली मैंने, कौन सी इमिशंस, थर्माइनिक इमिशंस। क्या मतलब था थर्माइनिक इमिशंस का, यू नो कैसे निकलेंगी, यू नो किसी में से भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे। हमने कहा जी क्या करेंगे, किसी को हीट, मतलब कोई अगर कोई मेटालिक चीज, कोई मेटालिक वायर, टेढ़ी मेढ़ी मेटालिक वायर अगर क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें से क्या चांसेस हैं, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते हैं उसके सरफेस के ऊपर से। तो द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, क्यों भाई, when it is heated beyond a certain temperature। तो वो हमने कहा जी हमने पता नहीं किसी को हीट किया है, कैथोड को हीट किया, इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं दानों के। अगर मेरे सिलेबस का होता तो मैं बड़े प्रॉपर किस्म के इसके नोट्स बनाता, जस्ट कॉन्सेप्ट है तो मैंने डेवलप कर दी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो वो तो बड़े स्कैटर्ड होके, बड़े लेफ्ट राइट होके निकले होंगे। तो मैंने कहा जी उसकी बीम कैसे बनानी है। उसकी बीम बनाने के लिए क्या किया हमने, उसकी बीम बनाने के लिए हमने आगे क्या रख दिया, कोई एनोड टाइप, कोई पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव कुछ ऐसा पॉजिटिव अरेंजमेंट रख दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जब कैथोड में से इमिट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे, एनोड की तरफ एक्सेलरेट होंगे। जब वो एनोड की तरफ एक्सेलरेट होंगे, इफ यू लुक एट दैट सेकंड डायग्राम, उसमें आपको कैथोड और एनोड के दरमियान में क्या नजर आ रहा है, VCA। What is meant by this VCA? V for voltage, C for cathode, A for is the voltage between cathode and anode. I just want to ask one thing from you. What would this voltage do? Please, anyone. इस सिचुएशन में जाए, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा क्या, या पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट। तो बेसिकली इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करना है, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क डन करना है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उन्होंने वर्क डन करना है तो वर्क डन में क्या होना है, एनर्जी ट्रांसफर बन जाना है। एनर्जी ट्रांसफर जब बन जाना है, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर बन जाना है, कौन सी, एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी बन जाना है। आई थिंक अगर किसी सवाल में उसने कहा कि जी मैंने आएंगे, मैं जब आपको सवाल कराऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं, अच्छा क्लास में ये तो नहीं है, सर बाबर को फोन करके पता करें कब तक आएंगे। अच्छा सुने जी, क्या बात हो रही थी, क्या कह रहा था, हाँ कि मैंने पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, मैंने पहले इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया थर्माइनिक इमिशंस के थ्रू। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करना चाहता हूं।
इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप कैसे कराऊं। आपकी पहला कॉलम है, पहले कॉलम में मुझे लगता है कि क्या डेवलप कराने की क्या कोशिश, उस डायग्राम में क्या समझाने की कोशिश की गई है, इलेक्ट्रॉन गन समझाने की कोशिश की गई है। वहां मेरा ज्यादा जोर किस पर है, इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर ज्यादा जोर है कि इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैसे, क्या करेंगे जनाब साहब, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैसे, कैसे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, द वर्ड इज थर्माइनिक एमिशंस। अब अगली डायग्राम में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स तेज कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने एनोड और कैथोड के बीच में एक वोल्टेज लिखा है। तो एक काम करिए, उस इस सेकंड वाली ड्राइंग के नीचे जाएं, सेकंड वाली ड्राइंग के नीचे जाएं। पहला आपका जो पहली ड्राइंग है ना, पहली ड्राइंग के बिल्कुल नीचे जाके लिख दें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक काम करें बच्चों, पहली ड्राइंग के बिल्कुल नीचे जाएं, पहली ड्राइंग के बिल्कुल नीचे जाएं, वहां पता क्या लिखना है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मकसद पहली ड्राइंग का क्या समझाना है जी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट कैसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन गन क्या चीज है, कैथोड में क्या हुआ है, वो मैंने ऊपर स्क्रिप्ट में बता दिया थर्माइनिक एमिशन। जो दूसरी ड्राइंग है, दूसरी ड्राइंग में, दूसरी ड्राइंग के ऊपर जाएं, दूसरी ड्राइंग के टॉप के ऊपर क्या लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी ड्राइंग के ऊपर जाके क्या लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है बच्चों, दूसरी ड्राइंग में क्या सीन चल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज दैट इज एक्सेलरेटिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रही है, देयर इज अ VCA, देयर इज क्या, दैट VCA क्या कर रहा है, पहले आपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराया, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, वो रहा है VCA। VCA के साथ नीचे जाए लिखें वोल्टेज बिटवीन क्या, C मतलब कैथोड एंड A मतलब एनोड। वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड विल क्या, विल एक्सेलरेट क्या, will produce acceleration in the क्या, ठीक है जी, will produce acceleration in the, will accelerate the electrons, will accelerate the electrons, will accelerate। वैसे accelerate का मतलब क्या लिखवाऊं, ब्रैकेट में लिखे increase the speed। और अगर आपने increase the speed की बात करनी है, आप एक और बात करते हैं, increase the kinetic energy। ये कैसे काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा, आई होप यू नो, ये वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, वोल्टेज इनटू चार्ज। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हुआ, आई थिंक मैंने यहाँ डेल्टा के ई का फॉर्मूला लिखना है, बल्कि मैं लिखता हूँ वर्क डन का। वर्क डन इज बेसिकली क्या, वोल्टेज इनटू चार्ज। NFI आई वांट टू टेल यू कि मैंने क्या करना है जी, मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है। तो देयर इज दिस डेल्टा के ई इज इक्वल टू V इंटू क्या, V इंटू ई, V इंटू ई। खैर बहरहाल यहाँ मैंने क्या इक्वेशन बनानी है क्या नहीं बनानी, इट्स हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू क्या, V इंटू ई। अब इस इक्वेशन का मैंने क्या चार निकालना है क्या नहीं निकालना, आई डोंट नो। ये जब आप किसी न्यूमेरिकल में जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप बस इतना समझ लीजिए कि पहली डायग्राम में इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे हो रहा है, उसी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं एक्सेलरेट कैसे हो रहा है। अच्छा अब आते हैं थर्ड डायग्राम की तरफ। थर्ड डायग्राम में क्या हो रहा है, थर्ड डायग्राम में पहले ही लिखा हुआ है अ वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या लिखा है जी, देखें जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे थर्माइनिक एमिशंस के दौरान, तो क्या सब के सब जीरो स्पीड से एमिट हुए थे, ये क्या सब के सब एक ही स्पीड से एमिट हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो रैंडम फिनोमेना है, जैसे रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम फिनोमेना है,
कि कभी जब पता नहीं उसको कभी क्या निकलता है कभी क्या निकलता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपका थर्मोडायनेमिक एमिशन, ये तो उससे भी रैंडम, ये तो हीट के साथ एसोसिएटेड है कि पता नहीं कभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कभी नहीं निकलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी स्पीड से निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से निकलेगा, किसी की एक्सेलरेशन थोड़ी होगी किसी की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अब मुझे रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की बीम तो नहीं चाहिए, मुझे तो एक पर्टिकुलर स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या चाहिए जनाब साहब? मुझे तो एक पर्टिकुलर स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जो एक पर्टिकुलर स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने आगे थर्ड डायग्राम बनाई है, उसमें क्या लिखा मेरी, वेलोसिटी सेलेक्टर। प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर। तीसरे लेवल पर क्या हो रहा है, emission of electrons हो गया, acceleration of electrons हो गया, and now I'm telling you, I'm explaining what? I'll be explaining velocity selector. ये वैसे मेरे सिलेबस में है वेलोसिटी सेलेक्टर को एक्सप्लेन करना, ये मेरे सिलेबस में काफी डिटेल्स है। पहले दोनों डायग्राम से इतनी डिटेल्स है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मेरा सिलेबस नहीं कहता कि बच्चे को बताओ, वो ये नहीं कहता कि यार ये एनोड कैथोड वाला वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कैसे करता है वो बताओ, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कैसे करोगे ये बताओ। वो कहते हैं सपोज करो आ गए इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी आ गए, थर्मोडायनेमिक इमिशन हो गई, आ गए रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आ गए किसी भी स्पीड के आ गए, अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी यहाँ पुट करनी, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करोगे तुम? उसके लिए आपके सामने है, क्या लिखा है जी, ओनली द पार्टिकल्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास एंड वेलोसिटी विल इमर्ज थ्रू द स्लिट एस। वो जो इमर्ज आउट थ्रू द स्लिट एस है वो बात की बात है। आप चेक करें इस वेलोसिटी सिलेक्टर में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे होंगे जिनकी स्पीड किसी की कम होगी किसी की स्पीड ज्यादा होगी। मैं इसको क्या कहूं, आई बिलीव ये जो पहले मैंने यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए, अब अंदर क्या हो रहा है मैं बात की बात समझाता हूं, अंदर क्या हो रहा है उसको मैं समझाता हूं जी। यहां इस वेलोसिटी सिलेक्टर में बेसिकली क्या चीज है, इस वेलोसिटी सिलेक्टर में आप मुझे बताएंगे आपको एक ऊपर और नीचे क्या नजर आ रहा है, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, किसी पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया उसको, ओके। यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, किसी नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया उसको, ओके। इनके दरमियान में कुछ नजर आ रहा है भाई, नजर तो नहीं पता क्या होगा, इलेक्ट्रिकल नहीं मैग्नेटिक किधर भाई, ऊपर प्लस प्लेट है नीचे, वो तो बात की बात है, जो मैं बना रहा हूं उसको भी देखना भैया। इस प्लस वाली प्लेट और माइनस वाली प्लेट के दरमियान में क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या है जनाब साहब? अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी फोर्स एक्सर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकली अगर मैं कहूं कि यहां से क्या जा रहा है, यहां से कोई चार्ज जा रहा है, सपोज करो कोई नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी, देयर इज दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी। डन हो गया? क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई? नहीं, ओके। अब अगर मैं कहूं, अब अगर मैं क्या कहूं कि जनाब साहब ऊपर नीचे तो प्लस माइनस वाली प्लेट है, सामने और पीछे, इधर नॉर्थ है और दीवार के पीछे साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज रिप्रेजेंट कैसे होती है, ढेर सारे क्रॉसेस बनाए, ढेर सारा मतलब उसने एक बनाया, आप जरा चार के पूरी रीजन में क्या है, आपको सब पूरे रीजन में देयर इज क्या, इस पूरे रीजन में क्या है जनाब साहब, वर्टिकल प्लेन में, आई थिंक वर्टिकल एक्सिस में क्या है, वर्टिकल एक्सिस में देयर इज इलेक्ट्रिकल क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स। किसको मसला है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, लेट्स सी वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स। एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स वो लेफ्ट या राइट हैंड में होती है, लेफ्ट करूं राइट करूं, क्यों राइट, इस क्या साइन माइनस है,
तो अगर साइन माइनस जा किधर है, नहीं एक ये कौन सी उंगली है, एफ बी आई, बी इज फील्ड, फील्ड इज इनटू द पेज, कहाँ जा रहा है वो चार्ज पार्टिकल, उधर जा रहा है, थंब किधर है, देयर यू गो। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जी नीचे कौन सी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, कॉल इट EM। सबर करते हैं, सबर करते हैं, सबर करते हैं, यही तो सारा कॉन्सेप्ट है, यही तो सारा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज हैपनिंग, और से मेरी बात सुनिए, यहां से क्या हुआ, वैसे मुझे एक बात बताएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स का मुझे कोई फॉर्मूला बता सकता है, हाँ जी, क्या 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 क्या, ठीक है, के क्यू 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 तब होता है, वो जो क्यू क्यू होता है वो दो चार्जेस होता है, वो क्यू क्यू होता है, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है, पैरेलल प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म है भाईजान, E इंटू क्यू कोई नहीं पढ़ा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाला G मतलब W इज इक्वल टू mg, यहाँ क्या करूं F इज इक्वल टू QE, यहाँ क्या करूं BQV, तो मसला है भाईजान, इधर क्या लिखेंगे, आई थिंक आई विल बी राइटिंग क्या Q इंटू E या E इंटू Q, Q इंटू E Q कर दें यार, Q E A Q एक ही चीज है, ये जो Q Q होता है वो बेटा कब होता है, वो तो जब दो चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्ज, तब वो करते होते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ मौजूद है, क्या करें E इंटू Q करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, B Q V। अच्छा, अब एक बात आपने मुझे ध्यान से बतानी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कांस्टेंट है, क्या है भाई, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये क्या जा रहा है यहां से, इलेक्ट्रॉन्स की, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम, है तो इलेक्ट्रॉन बीम है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन बीम का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी स्पीड क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रॉन बीम जरूर है, लेकिन ये क्या है, इसकी इसमें स्पीड क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीड है, किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड, अच्छा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीड्स हैं, ओके, लेकिन अब क्या, अगर ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीड्स हैं, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिकल फोर्स सब पर क्या होगी, सब पर एक ही जितनी होगी, क्यों, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओके, बट व्हेन यू कम हियर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, बट व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड, तो किसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम लगेगी, किसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी, और क्या पता किसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतनी लगे जितनी की इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो अब तीन सिचुएशन है भाईजान, क्या तीन सिचुएशन है, वहां से आपके पास आ रहे हैं क्या, एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम में से क्या हो रहा है, एक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीड आ रही है, इफ आई जस्ट टेल यू कि कुछ की स्पीड जो है वो क्या है, कम है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे भी कम है, तो उनके ऊपर कौन सी फोर्स कम होगी, तो फिर कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल, तो जब इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम होगी तो किधर जाएंगे वो, सर वो तो ऊपर निकल जाएंगे। ये कौन निकलेंगे, बाद वाले हैं, यहां से क्या होगा जी, कुछ तो इधर चले जाएंगे, कुछ जो है वो उधर चले जाएंगे, कुछ जो है वो सीधे निकल जाएंगे। आई थिंक ये जो ऊपर जा रहे हैं ये कौन से वाले हैं, जिन पर कौन सी फोर्स ज्यादा लगी है, क्यों ज्यादा लगी है, क्योंकि उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम थी, वो क्यों कम थी, उनकी स्पीड कम थी, किससे कम थी देख लेते हैं अभी। आई थिंक जो ग्रीन वाला सीन है, इस ग्रीन वाले सीन में मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ग्रेटर देन क्या,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो रेड वाला सीन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है। और जो ब्लैक वाला सीन है इसमें क्या है, सर जी यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, इसी चीज में इंटरेस्ट है कि जनाब साहब आपके पास नीचे 3 कॉलम्स बनाने की जगह है, छोटे छोटे 3 कॉलम्स आपने बनाने, छोटे छोटे 3 कॉलम्स बनाने, बल्कि 3 नहीं बनाते, मसला नहीं है, मसला नहीं है जी। इस ड्राइंग के आगे यहाँ तो जगह है ना, यहाँ जगह है थोड़ी सी। अच्छा इधर क्या लिखें, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड, किधर, आर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स। बातें नहीं करो ना यार, व्हाई आर दे डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, बिकॉज इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ई क्यू इज ग्रेटर देन बी क्यू वी। क्या क्या काटूं, क्यू क्यू काट दें, ई ओवर बी इज ग्रेटर देन क्या, वी। बेसिकली ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पीड इज लेसर देन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ टू द क्या, टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पीड क्या है, जिनकी स्पीड इज लेसर देन क्या, जो भी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाई है और जो भी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल या जो मैग्नेटिक दोनों जो स्ट्रेंथ लगाई है उनकी एक रेशो है, क्या है। अगर आपकी स्पीड उस रेशो से कम है आप ऊपर चले जाएंगे। ये नीचे वाले कौन से वाले, ये वो है जो जिंदगी, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर क्या, आर डिफ्लेक्टेड। इनमें क्या सीन है, इनमें सर जी इनका ना, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स कम है। कौन सी फोर्स ज्यादा है, बी क्यू वी इज ग्रेटर देन क्या, ई क्यू। यहां क्यू क्यू काट दो और इनकी स्पीड क्या है, ग्रेटर देन ई ओवर बी। और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स निकले ये कौन से वाले, ये वो हैं जिनके ऊपर जितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगी उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स लगी। तो यहां क्या हुआ, these electrons are undeflected because इनके ऊपर क्या चल रहा है सर जी, इनके ऊपर जितनी इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी ही इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है। जो बी क्यू वी है वही ई क्यू है, क्यू और क्यू काट दें तो V इक्वल्स क्या, V इक्वल्स ई ओवर बी। ओके जी, हेलो भाई। नाउ यू नो व्हाट, इस apparatus का नाम क्या है, पिछले में इस apparatus का नाम क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब इसने वेलोसिटी सेलेक्ट की है, किसकी, कौन सी वेलोसिटी सेलेक्ट की है, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट हुए हैं, electrons of a particular velocity are selected. What particular velocity? Which is equal to external electrical field strength, external magnetic field strength, their ratio के बराबर जो स्पीड है। मतलब से अब लो जी, अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पीड किसके, अच्छा एक तो स्पीड में पता चल गई है, क्या पता चल गई, कितनी स्पीड उनकी। अब पीछे जितना मर्जी थर्माइनिक एमिशन हुआ है, जितना मर्जी रैंडमली इमिशन हुआ है, जितना मर्जी एनोड ने खींच के रैंडमली किसी को थोड़ा खींचा है, किसी को ज्यादा खींचा है। अब जब यहाँ एंटर हुए हैं, यहाँ कौन एंटर हुआ था, इलेक्ट्रॉन की रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीड वाली बीम। जब आपने इसमें एंटर करी, आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को सपोज करो सेलेक्ट किया 1000 वट एवर द यूनिट, आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को सेलेक्ट किया 10 वट एवर द यूनिट्स। व्हाट इज 1000 ओवर 10? तो जिसकी स्पीड कितनी होगी, 100 होगी, वो निकलेंगे सीधे सीधे। जिनकी स्पीड 100 से ज्यादा हुई वो नीचे चले जाएंगे, जिनकी स्पीड 100 से कम हुई वो ऊपर चले जाएंगे।
लो जी क्या निकल रहा है, तो स्पीड तो निकाल ली मैंने, स्पीड सिर्फ निकाली नहीं, मैंने स्पीड सेलेक्ट की है। क्या कि मैंने स्पीड कैलकुलेट नहीं की, मैंने स्पीड सेलेक्ट की है कि मैं इस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। लो जी ये काम तो हो गया। क्या निकालना था? बेसिकली मेरे चैप्टर का नाम क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, वो उनका स्पेसिफिक चार्ज निकालने का एक फार्मूला था। इस फार्मूले में ये वी का मसला था। वी का मसला कैसे हल किया मैंने? पहले मैंने इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराए थर्माइनिक एमिशन, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कराए एनोड कैथोड वोल्टेज, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को सिलेक्ट किया है। कैसे सेलेक्ट किया है? कैसे सेलेक्ट किया? वेलोसिटी सेलेक्टर से गुजार कर। क्या है वेलोसिटी सेलेक्टर? इट्स बेसिकली एन अरेंजमेंट in which what is happening, there is vertically an electrical field and there is uske perpendicularly a magnetic field. One of the field tries to deflect the charged particles upwards and the other field tries to deflect the charged particles downwards, and you know what happens, एक का फार्मूला वो, एक का फार्मूला ये, and then हम कहते हैं हमने आगे जिनकी बिल्कुल स्पीड जो है वो E over B के बराबर थी, only they will be allowed to emit from क्या? Emit the leave the apparatus. So we'll ultimately say we have selected electrons with a particular velocity which is equal to क्या? The ratio of electrical field strength to the क्या? Magnetic field strength. I believe मैं यहाँ पे इस ड्राइंग के नीचे क्या नोट लिखवाना चाहूंगा वो जरा लिख दें। क्या लिखा उसने ड्राइंग के नीचे? क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी सेलेक्टर लिखा है ना। वेलोसिटी सेलेक्टर के आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली पार्टिकल्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज मास एंड वेलोसिटी विल इमर्ज थ्रू द स्लिट एस। खैर वो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज मास मेरा इतना कंसर्न नहीं है, करेक्ट क्या? करेक्ट वेलोसिटी मेरा कंसर्न था। बेसिकली उसके नीचे एक नोट लिखें, वेलोसिटी सेलेक्टर को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इट इज अ सेटअप, it's a setup in which electrical and magnetic fields are both applied simultaneously, perpendicular to each other, are both applied simultaneously perpendicular to each other. देखें वैसे आपको ना मुझे एक बात और समझानी है। अगर मैं साइमल्टेनियसली अप्लाई ना करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करूं, सारे ऊपर चले जाएंगे। क्या होगा भाई? जो सबके ऊपर एक फोर्स सब। अगर मैं कहूं जी मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, सारे ही नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं कहूं मैंने दोनों फील्ड्स को साइमल्टेनियसली ऑन किया है, तो कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, कुछ सीधे जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं एक एक करके फील्ड लगाता, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई जाती, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिकल फोर्स तो ऊपर है, सब ऊपर चले जाते हैं। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगाता, फील्ड लगाता, मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे है, सब नीचे चले जाते हैं। लेकिन मैंने दोनों फील्ड्स को इकट्ठे लगाया है। क्यों इकट्ठे लगाया है? बिकॉज मैं ना इससे परेशान हूँ। किस बात से परेशान हूँ? कि भाईजान इसमें किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड ज्यादा है। मुझे एक स्पीड चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए, एक स्पीड सेलेक्ट करनी है मैंने। तो इसलिए इस अरेंजमेंट का नाम क्या रखा है? वेलोसिटी सेलेक्टर। A setup or an arrangement in which electrical and magnetic fields are both applied simultaneously and perpendicularly to each other. इस अरेंजमेंट ने करना क्या होता है? दिस अरेंजमेंट, अगला जुमला लिखिए, दिस अरेंजमेंट selects या allows
This arrangement selects or allows electrons of a particular velocity this arrangement selects or allows the electrons of a particular velocity only to emit या emerge out of the slit to emit or emerge out of the slit. This arrangement क्या करती है जी? Selects or allows electrons of a particular velocity only, ठीक है जी, to emit or emerge out of the slit. That is क्या? That is equal to, मतलब एक सेकेंड, वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? देखें दैट, अगला जो लिखें, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. जी जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. व्हाट इज हैपनिंग? आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. फिनोमेना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप नहीं करना चाहता. मैं बेसिकली लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैंने पहले करंट के ऊपर लॉज लगा के चैप्टर ख़त्म कर दिया. फिर मुझे ख्याल आया कि करंट तो बेस ठीक है, लेकिन असल चीज़ तो चार्ज है. फिर मैंने चार्ज के ऊपर लॉज लगाना स्टार्ट कर दिए. चार्ज के ऊपर मैंने लॉ नंबर 1 लगाया, ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा डन. लॉ नंबर 2 लगाया, अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलरली. तो जब वो किसी फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था तो क्या हुआ? उसने अपने आप को कर्ल करना स्टार्ट कर दिया. जब उसने कर्ल किया तो उसने सर्कल बना दिया. जब उसने सर्कल बना दिया तो मैंने कहा जी वहां पे कौन सी फोर्स अप्लाई होती है? कौन सी फोर्स अप्लाई होती है? सॉरी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल होती है. पहले मैंने उनको इक्वेट किया, उनको इक्वेट करके एक इक्वेशन निकल आई. इस इक्वेशन ने मुझे होप क्या दी कि अगर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड वाले थे, क्या मुझे पता है किस स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स उस पिछले आपकी पेज नंबर, इसी पहले पेज के ऊपर वाली ड्राइंग में, इसी पेज के ऊपर वाली ड्राइंग नंबर 2 में, इसी पेज के ऊपर वाली ड्राइंग नंबर 2 में अगर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस वेलोसिटी के हैं, और अगर मुझे पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, और अगर मैं उसका पाथ ड्रॉ करके उसका रेडियस निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? मुझे पता चल जाएगा जो चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था उसकी स्पेसिफिक चार्ज क्या है. तो उसकी स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए मैंने क्या किया भाई, पता तो चले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्पीड का है. तो उसकी स्पीड डिटरमिन करने के लिए पहले मैंने इलेक्ट्रॉन को पैदा किया, इमिट मतलब थर्मोडायनेमिक एमिशंस के थ्रू. फिर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया एनोड कैथोड के थ्रू. फिर मैंने उस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स सेलेक्ट किए. और कौन सी वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स सेलेक्ट किए? जिनकी वैल्यू E/B के बराबर थे. और E और B किसके कंट्रोल में? वो तुम्हारे कंट्रोल में. अगर मैं कहूं मैंने बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मैं E बहुत ज्यादा कर दूंगा, B बहुत कम कर, मतलब जो भी मुझे वैल्यू चाहिए होगी. ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इफ आई जस्ट टेल यू, मेरे पास एक न्यूमेरिकल है कि दिस वाज वन क्वांटिटी दैट यू गॉट टू नो कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे. लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वांटिटी, वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे. ये तो मैंने पहले ही पढ़ा है. कैसे डिटरमिन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करेंगे? करंट बैलेंस है. किससे जी? करंट बैलेंस है. लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, करंट बैलेंस बड़ा लिमिटेड है. वो तो किसी मगना दूर की मेजर करेगा. किसकी? जो उसके ऊपर रखूंगा वो तो एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नेट की मैग्नेटिज्म मेजर करेगा. अगर मैंने मैग्नेट ही इलेक्ट्रोमैग्नेट लेने हैं, अगर मैंने मैग्नेट ही इलेक्ट्रोमैग्नेट लेने हैं, ये किसी और किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेने हैं जो करंट बैलेंस के ऊपर रखे नहीं जा सकते, तो क्या करूं? तो जनाब साहब अगले पेज पे जाएंगे, वहां कुछ कॉन्सेप्ट है जी. वहां क्या कॉन्सेप्ट है?
प्लीज अगले पेज पे जाइए, देखिए वहां क्या कॉन्सेप्ट है। वहां सबसे ऊपर लिखा है हॉल वोल्टेज, जो मिटा हुआ है। आप में से बहुत सारों के पास जो कॉन्सेप्ट मिटा हुआ है क्या है जी? Switched on, both the fields are simultaneously switched on and they are perpendicular to each other. One of the field tries to deflect the charged particle upwards and the other field will try to deflect the charged particles downwards. And you know what happens? हमने क्या किया? हमने देखा क्या? There are some charged particles which are undeflected because the amount of electrical force acting upward and the amount of magnetic force acting downward is equal on those charges. Equal किया, इक्वेशन चेक की तो क्या आया? V इक्वल्स E ओवर B आया। तो हमने कहा ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वेलोसिटी किसके बराबर है? E ओवर B के बराबर है। कुछ की वेलोसिटी E ओवर B से बड़ी थी, तो हमने कहा वो देखो किधर चले गए? नीचे। किनकी छोटी थी, किधर चले गए? खैर जो किधर गया किधर नहीं गया मैंने आपको समझा दिया। मुसीबत यह है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब चार्ज पार्टिकल को वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए जिस फील्ड में से गुजारना है, उस फील्ड की क्या मुझे मेजर करनी है? स्ट्रेंथ मेजर करनी है। स्ट्रेंथ मेजर करने का एक तरीका था करंट बैलेंस वाला। मैं उसको इतना कोई खास मजे का मेथड, वो एक मेथड है, ठीक है, बैलेंस है, होता है, अक्सर यूज होता है। लेकिन एक और है, सीधी सीधी स्टिक है, सीधी सीधी एक हाल प्रोब है। प्रोब प्रोब कहते हैं, किसी स्टिक को प्रोब कहते हैं। एक अपरेटस है, एक अपरेटस है, सीधे सीधा रखोगे क्या करेगा? रीडिंग दे देगा भाई। अब आप देखो उसने क्या स्टिक सी बनी हुई नजर आ रही है, उस स्टिक का नाम क्या है? हॉल प्रोब नाम है। हॉल प्रोब क्या चीज होती है? इट्स एन अपरेटस, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स। देखें पेज के हेडर पे क्या लिखा है, पेज के हेडर पे क्या टॉपिक क्या है? मेजरिंग क्या? मेजरिंग बी विद क्या? हॉल प्रोब। मेजरिंग बी विद हॉल प्रोब। कैसे हॉल प्रोब को इस्तेमाल करते हैं जरा ये पढ़ लें पहले, अपरेटस वाला काम क्या है? The simplest device for measuring magnetic flux density B is a Hall probe. When the probe is held so that the field lines are passing at right angles to the flat face of the probe, the meter gives a reading of the value of B. Some instruments are calibrated so that they give readings in micro teslas or milliteslas. Others are not calibrated, so you must either calibrate them or use them to obtain relative measurements of B. A Hall probe must be held so that the field lines are passing through directly through it at right angles to the flat surface of the probe. If the probe is not held in the correct orientation, the reading on the meter will be reduced. A Hall probe is sensitive enough to measure the Earth's magnetic flux density. The probe is first held so that the Earth's field lines are passing directly through it, as shown in figure 26.13. In this orientation, the reading of the voltmeter will be maximum. The probe is then rotated through 180 degrees so that the magnetic field lines are passing through it in the opposite direction. The change in the readings to the meter is twice the mutawatir. चलो जी, खैर बार ये जो भी मैंने कहानी लिखी है वो क्या कहानी सुना रहे हैं? ये तो वो कहता है जी वो हॉल प्रोब है, पता नहीं ऐसी कोई चीज है, उसको रखते हैं परपेंडिकुलर रखते हैं, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रीडिंग लेते हैं। अच्छा, अब ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है हॉल प्रोब के अंदर क्या साइंस चल रही है, वो कैसे, मतलब एक तो ये हॉल बीच में क्या चीज़ है, कौन है, किसी बंदे का नाम है, कोई बहुत बड़ा हॉल है, एक बंदे का नाम है जी, उसने क्या साइंस मारी है, यू नो व्हाट, उसने किस तरीके से ये अपरेटस डिज़ाइन किया है। अगर आप पहली वाली ड्राइंग देखें तो उसमें हॉल प्रोब के साथ मुझे तो वोल्ट मीटर नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है तो वोल्ट मीटर। कहते हैं मैं उस वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर क्या करूंगा, मेजर करूंगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो भाई उसका दिमाग खराब है, वोल्ट मीटर तो क्या मेजर करता है, वो तो वोल्टेज मेजर करता है। कहते हैं जी हॉल प्रोब है, हॉल प्रोब रखो किसी मैग्नेट के अंदर, जो मगना दूर से पड़ा हुआ पहले ड्राइंग के अंदर, उसके अंदर उसने उसको रखा है, उसके अंदर रखकर क्या मेजर करने की कोशिश की है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने की कोशिश की है। लेकिन कोशिश तो असल में वोल्टेज मेजर करने की हो रही है। और ये वोल्टेज आया कहाँ से, ये कौन सा वोल्टेज है जो मेजर कर रहा है, मतलब एक मगनातीस है, मगनातीस के बीच में क्या कर दो, हॉल प्रोब को रख दो, वोल्ट मीटर पे वोल्टेज आ रहा है। अरे वाह, क्या हो रहा है, एक मगनातीसों के दरमियान में आपने एक स्टिक रखी, स्टिक रखने से क्या हुआ, बस स्टिक रखी हुई है और वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है।
ये किस खुशी की रीडिंग है, ये कौन सी रीडिंग है, ये कोई बिजली पैदा हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कोई वोल्टेज डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, किस खुशी में डेवलप हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। कॉन्सेप्ट का नाम है हॉल वोल्टेज। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाना है, यस मैंने आपको हॉल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट सिखाना है। उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो हॉल प्रोब है, इस प्रोब ने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करना है और इसका परपेंडिकुलर होना क्यों जरूरी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा जनाब साहब, उसके लिए मैंने आपको हॉल वोल्टेज का जो 2 कॉलम्स हैं, इन दोनों कॉलम्स में कुछ न कुछ कहानी लिखवाने की कोशिश करनी है। और क्या कहानी लिखवाने की कोशिश करनी है, जरा प्लीज गौर से सुनिएगा। आज के इस अगले टॉपिक का नाम क्या है, दिस इज हॉल वोल्टेज। पेज के हेडर पे आपके पास लिखा हुआ है जी हॉल वोल्टेज। एक काम करिए, मैं इस हॉल वोल्टेज को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, पेज के हेडर पर ही इसको डिफाइन करिएगा जी। क्या है ये हॉल वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। तो लिखिए जी, इट्स अ वोल्टेज और अ पोटेंशियल डिफरेंस it's a voltage or a potential difference that is developed across the sides of a semiconducting slice। क्या है जनाब साहब? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दैट इज डेवलप्ड किधर? across the sides of क्या? across the sides of a semiconducting slice, across the sides of a semiconducting slice। स्लाइस के साथ आप प्लेट, सेमीकंडक्टिंग प्लेट क्या दें? सेमीकंडक्टिंग प्लेट when it carries a current, when it carries a current, when it carries a current and it is placed perpendicularly, when it is carrying a current and is placed perpendicularly to an external magnetic field, to an external magnetic field, placed perpendicularly to an external magnetic field। लो जी, मैंने सीधी सीधी आपको स्टेटमेंट लिखवा दी है जिसकी समझ हमें टके की भी नहीं आई है जी। क्या हुआ है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जरा कुछ समझाएगा मुझे। व्हाट इज इट? इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये तो ठीक है, मतलब है दैट इज डेवलप्ड अक्रॉस क्या? अक्रॉस द साइड्स, मतलब एक साइड और दूसरी साइड ऑफ क्या? ऑफ अ सेमीकंडक्टिंग स्लाइस। एक तो ये सेमीकंडक्टर क्यों है जी, अंडरलाइन करें मुझे। एक तो ये समझाना है कि इसमें सेमीकंडक्टर क्या है या क्यों है, सेमीकंडक्टर क्या है या क्यों है। नाजर चेक करें बाबर आया कि नहीं आया। सेमीकंडक्टर क्या है तो क्यों है। दूसरी चीज ऊपर लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दैट इज डेवलप्ड। ये वोल्टेज डेवलप्ड, एक तो उसको भी अंडरलाइन करें, वोल्टेज किस खुशी में डेवलप हुआ है, वोल्टेज किस खुशी में डेवलप हुआ है? जब वो सेमीकंडक्टिंग स्लाइस के क्रॉस जो क्यों है, व्हेन क्या? व्हेन इट कैरीज अ करंट, अंडरलाइन द वर्ड कैरीज अ करंट। जब वो करंट कैरी करता है, और एक और चीज भी है, इट इज प्लेस्ड किधर? परपेंडिकुलरली इन एन, इसको परपेंडिकुलर के भी अंडरलाइन करें और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भी अंडरलाइन करें। तो बेसिकली हॉल वोल्टेज में क्या हुआ, इट्स वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस क्या? अक्रॉस द साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग स्लाइस। ठीक है जी, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस सेमीकंडक्टिंग स्लाइस व्हेन क्या? व्हेन इट कैरीज अ, when it carries a current and is placed कैसे? placed perpendicularly in क्या? in an external। अच्छा देखिए जी, हमें तो ये पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में
जब कोई करंट गुजर रहा होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या तो चार्ज मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगेगी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। हम तो ये पढ़ते आए हैं। मैंने सेकंड लॉ क्या पढ़ा है आपको, अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय या तो करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर या बाय अ चार्ज व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यहां क्या हो रहा है, अब उसने फोर्स का कहा भी नहीं, उसने कहा भी नहीं कि फोर्स इज एक्सपीरियंस। कहता जी क्या होगा अगर आपने कोई सेमी कंडक्टिंग स्लाइस रख दी किधर, उसी तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने किसी चीज को प्लेस करना होगा परपेंडिकुलरली, किसको, करंट कैरिंग। अब देखें तीन लेवल आ गए, किसी जमाने में था, मतलब पिछले पेज में था मूविंग चार्ज, किसी जमाने में था करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक वायर, फिर कहीं था करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल भी थी कहीं। हमने मूविंग चार्ज को भी कहा है, चार्ज इज मूविंग थ्रू अ फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द फील्ड, रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द फील्ड। आज क्या कह रहा हूं, सेमी कंडक्टिंग स्लाइस और सेमी कंडक्टिंग प्लेट इज प्लेस्ड किधर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब जब सेमी कंडक्टिंग प्लेट की बात करूंगा विच इज प्लेस्ड इन व्हाट, विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, यू नो व्हाट विल हैपन। अगर आप उस ड्राइंग को देखें तो आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। लुक एट द फर्स्ट ड्राइंग प्लीज। फर्स्ट ड्राइंग में व्हाट डू यू सी देयर, आई होप यू वुड सी डू यू सी अ स्लाइस, जो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहली वो नजर आ रही है, डू यू सी अ स्लाइस देयर, ओके। इसमें एक्चुअल में करंट किधर है, ये करंट क्या हो रहा है, ये करंट इन हो रहा है, तो क्या कर जाना चाहिए उसको, इसको यहां से आउट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। एक तरफ से करंट इन हो रहा है, दूसरी तरफ से करंट आउट हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और नॉर्मली जाना कैसे चाहिए करंट को इसके बीच में से, तो सबर करा ना, समझा रहा हूँ। वो अजीब सा मैंने अभी तक ड्रॉ ही नहीं किया, मैंने अभी तक अजीब सा, ये कैसा है, उधर भी ऐसे ही है, ये कैसा है, तो अभी ये ड्रॉ करूंगा, ठीक। यहां से करंट एंटर हुआ है, यहां से करंट एग्जिट हुआ है। नॉर्मली मेरा कॉन्सेप्ट कहता है सर करंट सीधा सीधा जाएगा, क्या जाएगा जी। लेकिन अगर क्या हुआ, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जनाब साहब व्हाट इज हैपनिंग, ये प्लेस, ये जो सेमी कंडक्टिंग स्लाइस है कहां पड़ी है, ये तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, किस में पड़ी है भाई। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा मूविंग चार्जेस को नहीं बख्शती, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है, अगर ये कौन है, ये तो चार्ज है, कौन सा वाला, कौन सा वाला चार्ज मूव कर रहा है, कौन सा, कन्वेंशनल, कौन सा जी, ये कन्वेंशनल चार्ज मूव कर रहा है। अब अगर मैं वो सामने नॉर्थ है और इसके दीवार के पीछे, पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऐसे जा रही है, उसने यहाँ को ड्रॉ भी की हुई है, कोई इनटू द बोर्ड क्या जा रहा है जी, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ओके डन हो गया। लो जी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, चार्ज पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है जी, इधर जा रही है, और चार्ज पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन किधर होगी, इधर होगी। एक सेकंड रुकेंगे, ये क्या है जी, फील्ड अंदर जा रही है, चार्ज पार्टिकल्स जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो फोर्स किधर लगेगी, फोर्स उस पर इधर लगेगी। ड्राइंग कोई गलत तो नहीं बनी हुई, इलेक्ट्रॉन फ्लो है, सॉरी व्हाट इज, विच फ्लो इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन फ्लो। इफ इट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट इन करंट आउट, मुझे तो ड्राइंग का थोड़ा सा कुछ मसला है, वैसे ड्राइंग में थोड़ा सा कुछ मसला, मैं दोबारा बना दूं। एक तरफ से एंटर हो रहा है तो नीचे से फिर, ओके ओके, ड्राइंग में मसला है जी, ड्राइंग को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारेंगे, हम खुद बना लेते हैं ड्राइंग क्या है। एक तो उसने बता दिया इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, राइट हैंड रूल लगाऊंगा। फील्ड किधर है, इन है, अगर फील्ड इज इन है तो करंट किधर है, नीचे है, तो वो किधर है जी,
आपका जो थंब है वो किधर है, इधर है, तो अगर थंब इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल पर फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल पर फोर्स किधर लगेगी जी, लेफ्ट की साइड पे लगेगी। क्या लगेगा जनाब साहब, इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल पर फोर्स लेफ्ट की साइड पे लगेगी। अब एक काम करें, उसने जो काम किया है ना, मैं अंदर वाले को ऑब्जर्व करता हूँ, ये चेंज कर दें यहाँ, इसको लिखे आई आउट करें, सॉरी फॉर दैट। उसकी अंदर वाली ड्राइंग में यूं करके कर जा रहा है ना, तो एरोज उसके हिसाब से करें, यहाँ से इन करें, यहाँ से आउट करें। प्लीज जरा ड्राइंग ठीक करें। ड्राइंग के अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। सुने भाई, फील्ड अंदर जा रही है, फील्ड इज मूविंग इन, फील्ड किधर जी, फील्ड इज इन टू द बोर्ड, ठीक है। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, करंट किधर जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब किधर है, थंब इधर जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, पता है ड्राइंग में मुसीबत क्या हुई है, वो स्लाइस से बाहर करंट पता है किसको कहते हैं, कन्वेंशनल को, स्लाइस के अंदर करंट किसको कह रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। मैं नहीं मिक्स करूंगा, मैं मिक्स नहीं करूंगा भाई, मैं या पूरा कन्वेंशनल के हिसाब से चलूंगा या मैं पूरा किस हिसाब से चलूंगा, एक्चुअल के हिसाब से। अगर एक्चुअल के हिसाब से समझना है तो फिर मैं इसके ऊपर दोनों क्या समझूंगा, जरा सुनिएगा प्लीज गौर से। आई बिलीव दिस इज एक्चुअल करंट, आई बिलीव दिस इज क्या, इफ इट इज एक्चुअल करंट देन व्हाट आर मूविंग, electrons. If electrons are moving, what will I apply? If I will apply right hand rule, so where will the deflection be? What is this? This is the magnetic field. Where are the electrons moving? Upward. Where is the thumb? To the right. So electrons के ऊपर force किधर लग रही है? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि electrons will be deflected to the right की तरफ deflect होएंगे, right की तरफ जब deflect होएंगे, हेलो जी, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ में जाते जाते क्या हो गए, मतलब जाना उनको कैसे चाहिए था, चले किधर गए, थोड़ा इस तरफ चले गए, या थोड़ा इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब जब वो थोड़ा इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस साइड को वो क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। जब ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है तो व्हाट हैपेंस टू this वाली साइड, this becomes positive side। क्या हो जाता है जहां साहब, इस वाली साइड पर एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इस वाली साइड पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, और से मेरी बात सुनिए प्लीज। अब मैंने अब उसके एरोज को मत फॉलो करें। पॉजिटिव चार्जेस विल डिफ्लेक्ट इस तरफ, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये वाला क्या हो जाएगा। किसी को मसला इस बात से भाई? तो यू नो कहने का मतलब ये है, इट्स जस्ट व्हाट, आपको इस वक्त ये समझना है कि जनाब साहब स्लाइस के एक एंड से क्या एंटर हो रहा है, दूसरे एंड से क्या एग्जिट हो रहा है, कोई ना कोई एंटर, कुछ ना कुछ एग्जिट हो रहा है। जब वो एंटर या एग्जिट हो रहा है, एक्चुअल करंट है या कन्वेंशनल करंट है, जाना कैसे चाहिए था उसको, बिल्कुल सीधा सीधा। जो बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, लेकिन अगर वो स्लाइस जिसके बीच में से करंट जा रहा है, अगर वो स्लाइस जिसके बीच में से करंट जा रहा है, अगर वो सेमी कंडक्टिंग स्लाइस है और वो प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चार्ज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहा होगा, उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। तो जब वो फोर्स अप्लाई होगी तो वो, अच्छा अब फोर्स अप्लाई असल में किस पे होती है, चार्जेस पर या पूरे करंट पर? असल में तो चार्जेस पर होती है। स्लाइस बहुत हैवी है भाई, वो नहीं हिलेगी, स्लाइस बहुत हैवी है, वो नहीं हिलेगी। क्या हिलेगा? कुछ भी नहीं हिलेगा। उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनको डिफ्लेक्शन होगी, उनको जब डिफ्लेक्शन होगी तो क्या होगा, उनको जब डिफ्लेक्शन पर, एक काम सुनो, मैं दोबारा आता हूं एक्चुअल वाले की तरफ।
सुने जरा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनिशियली आई बिलीव, इनिशियली पता क्या करेंगे, जैसे ही उन पर फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, या 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 करते करते अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जी, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है इनटू द बोर्ड, ये मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं इनटू द ऊपर की तरफ स्लाइस की तरफ, उसके ऊपर जब फोर्स लगती है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, इस तरफ जाता है। इस प्लेट को क्या कर जाता है, नेगेटिव कर जाता है। इस प्लेट को क्या कर जाता है। अच्छा, अब एक बड़ी अगली बात है, बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी फोर्स लगी, मैग्नेटिक फोर्स लगी। कौन सी फोर्स लगी भाई, आर यू श्योर। उस मैग्नेटिक फोर्स ने इलेक्ट्रॉन को किधर डिफ्लेक्ट किया, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट किया। उसके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होने की वजह से राइट वाली प्लेट क्या हो गई, पीछे वाली प्लेट क्या होगी, ये दो प्लेटें नहीं होगी, इन दो प्लेटों के बीच में क्या पैदा हो जाएगा, क्या पैदा हो जाएगा, इन दो पोटेंशियल डिफरेंस तो पैदा हो गई होगा, वो तो पैदा हो गई होगा, लेकिन एक नेगेटिव प्लेट, एक भाई ये तो दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों के बीच में क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो पहले से लगी है भाई, मैग्नेटिक तो एक्सटर्नली पहले से लगी है। अब मैं कह रहा हूं उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये वाली प्लेट नेगेटिव हो गई, ये वाली प्लेट क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। इस प्लेट के नेगेटिव होने की वजह से और इसके पॉजिटिव होने की वजह से बीच में और क्या पैदा हो गया, इसके बीच में तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो गई है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगी, सुलेमान साहब जाएं जरा मुंह धोकर आए। नहीं, बाहर से चक्कर लगा कर आने, मुंह धोकर आने, फ्रेश होकर आने। चौथा झटका खाया आपने भाई, नींद में हो यार, गेट आउट ऑफ माय क्लास आई सेड। बाहर से घूम कर आओ, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मुंह धोकर आ भाई, पानी शानी पी कर आ बाहर से। इधर सुने, क्या बात हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगाती, किस तरफ, इलेक्ट्रॉन पे किस तरफ। ये वाली प्लेट क्या होगी, ये वाली प्लेट क्या होगी, तो अब इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, किधर, इधर। मैग्नेटिकली फोर्स उधर लग रही थी, उसकी वजह से वो नेगेटिव हो गया ये। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर है, इधर हो गया। सबर इस तरह कुछ तरह होगी, उसको छोड़ो ना यार, जितना पूछता हूं उतना बताया करो। वो 4 स्टेप आगे उसने डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिए, सर यूं जाके यूं चला जाएगा, ये मैंने समझाया। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। इतना आसान काम होता तो मैं खत्म करा चुका होता कब का, ठीक है। अब मैं दोबारा पीछे पहले स्टेप पे जाऊंगा, मुझसे आगे नहीं जाइएगा प्लीज, जो मैं स्टेप सुना रहा हूं उस स्टेप पर रहिए। ये क्या इंटर हो रहा है, कौन से वाला, एक्चुअल वाला, कौन से वाला, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर एंटर हो रहे हैं तो किसका सामना कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सामना कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्ज पर कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है। अगर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं, राइट हैंड रूल से कैसे डिटरमिन किए, उस तरफ। जब वो उस तरफ चला गया है तो यू नो व्हाट हैपेंस, जब वो उस तरफ जाता है तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट। अच्छा, अब जैसे जैसे वो प्लेट नेगेटिव होती है और जैसे जैसे प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्रॉब्लम होता जाता है। दोनों ऑपोजिट प्लेटों के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होती जाती है। क्या पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होती जाती है। और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। बट फॉर इलेक्ट्रॉन्स वो किधर फोर्स लगाती है, वो फोर्स इधर लगाती है। अब मैग्नेटिज्म चाहता है कि फोर्स इधर लगे, उस मैग्नेटिज्म की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है या इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हुई है, वो क्या चाहती है, फोर्स इधर लगे। करते करते जितना ये ज्यादा होता जाएगा, क्या, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जितना ये नेगेटिव होगा जितना ये पॉजिटिव होगा,
जितना ज्यादा इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्स होती रहेगी। एक वक्त आएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गई तो अब मजीद चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब चार्ज क्या करेगा? अब चार्ज सीधा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो क्या हो रहा था, मैंने कहा पहले बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, फिर वक्त के उसकी डिफ्लेक्शन कम होती जा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स कम्स इन एक्शन वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट है डिफ्लेक्ट टू द राइट वो कम होता जा रहा है। फिर करते करते क्या होता है, अल्टीमेटली आई सेड कि क्या होगा, करंट सीधा निकल ही जाएगा। लेकिन कर क्या जाएगा? इधर और उधर क्या पैदा कर जाएगा? इधर और उधर एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा कर जाएगा। इधर और उधर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? हॉल वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे जनाब साहब? और हम उसको मेजर कर लेंगे। और उसको मेजर कर लेंगे तो उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको वोल्टमीटर से मेजर करेंगे। लेकिन उस वोल्टमीटर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? उसके लिए कोई मैं फार्मूला निकाल के फार्मूला डिजाइन करूंगा। पहले क्या फार्मूला डिजाइन करूंगा भाई? इससे पहले कि मैं फार्मूला डिजाइन करूं, प्लीज मुझे दोबारा पहली ड्राइंग पर आए। मैं पहली ड्राइंग पर कुछ ना कुछ नोट्स लिखवाना चाहता हूं। एक तो पहली ड्राइंग को करेक्ट करिए प्लीज। आई होप आपने पहली ड्राइंग करेक्ट कर ली है। क्या करेक्ट किया मैंने? अगर मैंने अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं तो जो इन आउट है वो भी कौन आना चाहिए? इन आउट भी इलेक्ट्रॉन्स की दिखाएं, इन और आउट भी इलेक्ट्रॉन्स वाला दिखाएं। अगर आपकी ड्राइंग में लिखा है कि दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो, अगर वो इन द सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाता है, आउट ऑफ द सर्किट भी आई इन भी इलेक्ट्रॉन करें, आई आउट भी इलेक्ट्रॉन करें, एंड कॉल इट कन्वेंशनल करंट। वी आर डिस्कसिंग कौन सा करंट इस वक्त? सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इज द एक्चुअल करंट और उसमें क्या था? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रही है। ओके, इसके नीचे कुछ नोट्स लिखें यार, ताकि कहानी समझ आए आपको। क्या हो रहा है? ये लिखो ना, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड एज दे मूव थ्रू द हॉल प्रोब। इसके नीचे हम कुछ नोट्स लिखेंगे जी। बेसिकली क्या हो रहा है? देयर इज अ सेमी कंडक्टिंग स्लाइस, छोटा छोटा करके लिखिएगा भाई। देयर इज अ सेमी कंडक्टिंग स्लाइस प्लेस्ड कैसे? इस ड्राइंग नंबर 1 में क्या नजर आ रहा है? देयर इज अ सेमी कंडक्टिंग स्लाइस प्लेस्ड परपेंडिकुलरली किधर? placed perpendicularly in an external magnetic field. ठीक हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? The direction of magnetic field is into the page, into the plane of the page. The direction of magnetic field is into the plane of the page. The direction of magnetic field is kidhar? Into the plane of the page. Develops a potential difference across the sides of the slice. That is known as Hall's voltage. That is known as Hall's voltage. यहां जाके मेरी पहली स्टोरी खत्म होती है कि मैं क्या कहानी डेवलप कर रहा हूं। जरा इसके स्टेप्स को पढ़ेंगे तो आप, आई होप आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि जनाब साहब एक सेमी कंडक्टिंग स्लाइस है जो कि प्लेस्ड कैसी है? परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। उसके अंदर क्या हो रहा है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनटू द प्लेन ऑफ द पेज है। करंट की डायरेक्शन इन मतलब लोअर एंड से ऊपर एंड की तरफ है, और वो करंट कौन सा वाला है? एक्चुअल है। अगर वो करंट एक्चुअल वाला ऐसा है तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी लॉ नंबर 2 के मुताबिक, और
उसकी डायरेक्शन निकालूंगा मैं राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो जब राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन निकाली तो किधर चलेगी, राइट की तरफ। जब राइट में डिफ्लेक्ट हो गया तो ये वाली साइड क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इसके नतीजे वाली साइड क्या हो गई, पॉजिटिव। मतलब एक साइड नेगेटिव हो जाए तो ऑपोजिटली मतलब ऑफ कोर्स उसकी बैक साइड पे क्या हो जाएगा। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव लेटरल साइडों पर आ गया तो हमने क्या क्या डेवलप हो गए, एक पोटेंशियल के डिफरेंस डेवलप हो गए, और उस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हॉल्स वोल्टेज कहते हैं। यहाँ तक किसी को परेशानी है? अगली बात अब यहाँ से स्टार्ट होगी। जब ये हॉल्स वोल्टेज डेवलप हुआ है, क्या डेवलप हुआ है, तो इस हॉल्स वोल्टेज के डेवलप होने का मतलब क्या है। बेसिकली जब ये हॉल्स वोल्टेज डेवलप हुआ तो गौर से मेरी बात सुनिए, इधर और उधर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी तो डेवलप हो गई है। दो प्लेटों के दरमियान में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उन्हीं दो प्लेटों के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ भी है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? E is equals to V over d, वो क्या था, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल के डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ भी होगी। तो अब यहां से मैं पलटा कैसे मार रहा हूं, जरा आगे चले। अभी तक किसी ने कुछ सवाल पूछना तो पूछ लीजिए प्लीज। यहां तक जब मैंने हॉल्स वोल्टेज डेवलप किया है, यहां तक अगर कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं एक दफा दोबारा स्टेप्स दोहरा देता हूं कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा सबसे पहले देयर इज अ सेमी कंडक्टिंग स्लाइस प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने कहा जी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेज। फिर मैं कहता डायरेक्शन ऑफ किधर जी, एन एक्चुअल करंट एंटर्स इनटू द स्लाइस फ्रॉम द लोअर एंड। फिर मैंने कहा उसके ऊपर क्या होता है, लॉ नंबर 2 अप्लाई होता है कि उसके चार्जेस चूंकि वो मूव करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तो उस पर फोर्स लगेगी। फिर मैंने कहा चूंकि मैं एक्चुअल करंट की बात कर रहा हूं तो नेगेटिव होते हैं, तो अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उनके ऊपर लॉ मैं डायरेक्शन राइट हैंड रूल से लगाऊंगा। मैंने कहा राइट हैंड रूल की डायरेक्शन लगाओगे तो डिफ्लेक्शन टू द राइट होगी। जब डिफ्लेक्शन टू द राइट होगी तो राइट वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, उसके नतीजे में लेफ्ट वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, हॉल्स वोल्टेज कहेंगे। अब हॉल्स वोल्टेज से अच्छा जब पहला कॉलम बिल्कुल एंड पे खत्म हो जाना, अगले कॉलम से स्टार्ट हो जाना। लेकिन पहले पूरे कॉलम को मैं चाहता हूं कि जब आप पहला कॉलम खत्म होना, अगला कॉलम स्टार्ट पता कब हो, जब मैं ये जुमला लिख रहा हूं। क्या जुमला, कि जनाब साहब इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो गई है, तो ये वाली बात कहां से स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली बात अगले कॉलम से आ जाएगी। तो कोशिश करें एक दो जुमले मैंने लिखवाने हैं वो पहले कॉलम में लिखते जाइएगा। आगे लिखें, देखिए एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑल्सो सेटअप ना हो तो अगले कॉलम में चले जाएं, अगर नहीं है तो सीधे सीधे अगले कॉलम में चले जाएं। क्या लिखा मैंने जी, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड is also developed between the opposite faces of the slice, opposite sides of the slice. An electrical field is also developed kidhar, between the opposite sides of the slice, which exerts kya, which exerts an electrical force, which exerts an electrical force किस पर, on the charges, which exerts an electrical force on the charge, कौन सा वाला, on the electrons, in the क्या, in the opposite direction। किसकी opposite direction, in the opposite direction, बल्कि एक सेकेंड, which exerts an electrical force on the charges, ये लिखते हैं। अब अगला जुमला क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स इज क्या, इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये लिखें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लो जी, अब एक मसला क्या है, मसला ये है बेटा जी, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, प्लीज टेल मी वो क्या है, बी क्यू वी। बी क्या है, कांस्टेंट, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैग्नेटिक इस वक्त इन दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई क्यू, तो चार्ज तो कांस्टेंट है,
ई कांस्टेंट है? नहीं, वक्त के साथ साथ यहां पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वक्त के साथ साथ यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इंक्रीज होगी। तो मैं यहां क्या लिखवाना चाहता हूं, अब अगर आपके पास बेशक यहां जगह खत्म हो गई तो अगले कॉलम में चले जाए, वहां पे पहला आप लिखे, बल्कि जैसे भी लिख रहे लिखते हैं बस आगे। नंबर 1, the magnitude of electromagnetic force is constant. The magnitude of क्या? Electromagnetic force is constant. ब्रैकेट में लिखिए because B, Q and V are constant. Because B, Q and V are constant. The magnitude of electromagnetic force is constant. क्यों? Because B, Q and V are constant. Because B, Q and V are constant. Whereas the magnitude of electrical force keeps on increasing. क्यों? As electrical field strength keeps on increasing. As electrical field strength keeps on increasing. ये इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों हो रही है? सर वो मैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज पार्टिकल को किधर डिफ्लेक्ट कर रही है, वो राइट पे डिफ्लेक्ट किए जा रही है, तो यहाँ माइनस 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 डेवलप हुआ जा रहा है, यहाँ प्लस 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 डेवलप हुआ जा रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा हुए जा रही है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा हुए जा रही है। इलेक्ट्रिकल फोर्स एक वक्त आएगा कि क्या हो जाएगी? यू रिमेंबर टर्मिनल वेलोसिटी, नीचे की तरफ वेट क्या होता था? वेट कांस्टेंट होता था। वेट क्या होता था? उस कांस्टेंट वेट की वजह से उसकी स्पीड क्या होती थी? मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता था, एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड में इजाफे की वजह से क्या होता था? फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा। देखें, सबसे पहली चीज थी वेट। वेट किधर होता था? नीचे। वेट होता था कांस्टेंट, उसकी वजह से क्या होता था? एक्सेलरेशन होती थी। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता था? एक्सेलरेशन नेचुरली होनी क्या चाहिए थी? अगर एयर ना होती तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती, उसकी वजह से स्पीड क्या होती? इंक्रीज होती। और स्पीड का इंक्रीज क्या होता? स्पीड वुड हैव इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। बट जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है, नया फिनोमेना आकर करता है, एयर की वजह से फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होती है, फ्रिक्शन वैसे वैसे। अब फ्रिक्शन जैसे जैसे ज्यादा होती है, नेट फोर्स वैसे वैसे। पर एक वक्त आता है कि जब फ्रिक्शन क्या हो जाती है, मतलब स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके चक्कर में फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि फोर्स किसके बराबर हो जाती है? फ्रिक्शन वेट के बराबर हो जाती है। और जब फ्रिक्शन वेट के बराबर हो जाती है तो क्या होता है? एफ नेट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड जीरो नहीं होती, स्पीड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू। क्या? स्पीड रीचेस अ दैट मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज क्या? तो यहां पर भी कुछ वैसे ही होगा। V मैक्सिमम, हाँ V होगा, उधर भी V था, यहां भी क्या होगा? वहां छोटा V मैक्सिमम या टर्मिनल हो गया, यहां बड़ा V वोल्टेज वाला V ये मैक्सिमम या टर्मिनल हो जाएगा। दोबारा सुनिए क्या हो रहा है। यहां इनिशियली वहां फ्री फॉल में कौन है बेसिक चीज? वेट। यहां कौन है बेसिक चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वहां वेट कांस्टेंट था, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। वहां वेट की वजह से क्या हो रहा था? एक्सेलरेशन। तो उसको क्या होना चाहिए था? कांस्टेंट। यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को क्या होना चाहिए था? कांस्टेंट। लेकिन वहां क्या मौजूद था? एयर। जैसे ही स्पीड ज्यादा हुई वैसे ही फ्रिक्शन आ गई। वैसे क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गई। तो फ्रिक्शन के आते ही नेट फोर्स क्या होती जा रही थी? यहां जैसे ही वो डिफ्लेक्ट करके क्या करेगा? माइनस प्लस करेगा, वैसे ही क्या पैदा हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाएगी वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगी किधर? उल्टी तरफ।
उसके चक्कर में नेट फोर्स क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, अब नेट फोर्स कम हुई है 0। अच्छा, अब जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे स्पीड ज्यादा, एफ नेट, फ्रिक्शन और ज्यादा, एफ नेट और कम। यहां जैसे जैसे ज्यादा जाएगा, जितनी मतलब जैसे वहां जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा होता रहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा होती रहेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ज्यादा होती रहेगी, डिफ्लेक्शन कम होती रहेगी। डिफ्लेक्शन क्या होती रहेगी? एक वक्त आएगा कि क्या हो जाएगा, वहां क्या हुआ था, वहां फ्रिक्शन वेट के, तो यहां कौन किसके बराबर हो जाएगा, यहां मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, तब क्या हो जाएगा, तब इसकी डिफ्लेक्शन, वहां क्या खत्म नहीं, वहां क्या खत्म हो गया था, एक्सेलरेशन खत्म हो गई थी, यहां क्या खत्म हो जाएगा, तो वहां क्या खत्म नहीं हुआ था, स्पीड खत्म नहीं हुई थी, स्पीड मैक्सिमम हो गई थी, तो यहां क्या खत्म नहीं होगा, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, यहां और यहां क्या छोड़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ छोड़ जाएगा, और वो क्या होगी, वो एक मैक्सिमम उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को कैसे डिटरमिन करूंगा, मैं भी करता हूं। आप बताइए, आपने आखिरी जुमला क्या लिखा? हमने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या, whereas the magnitude of electrical force keeps on increasing as क्या, as electrical field strength keeps on increasing. Okay जी, अगला जुमला लिखिए, a stage comes when क्या, बताया बच्चों, when क्या, when electrical, सीधे सीधे लिखता हूं, when electrical force balances क्या, when electrical force balances electromagnetic force. When electrical force balances, this is when net deflection becomes, this is when net force becomes 0. This is when क्या, net force becomes 0, I dot E, no more deflection, that is क्या, no more potential difference. देखिए, however there is a maximum potential difference इधर across the क्या, across the sides of the slice. There is a potential difference, however क्या लिखा है, maximum potential difference across the sides of the slice, that is known as क्या, that is known as Hall's voltage, that is known as Hall's voltage, that is known as Hall's voltage. और उस हॉल्स वोल्टेज का फार्मूला डिटरमिन करने के लिए अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, पहला लिखा जी, अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द हॉल वोल्टेज। वी हैव अंडरस्टूड द ओरिजिन, कि हॉल वोल्टेज क्यों पैदा होता है, क्यों पैदा होता है भाई। एक पूरी कहानी सुनाई है मैंने आपको कि एक सेमीकंडक्टिंग स्लाइस है, उसके बीच में से करंट जा रहा है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, करंट के ऊपर एक्चुअल है कि कन्वेंशनल है, एक्चुअल होता तो मैं लेफ्ट के हिसाब से करता, कन्वेंशनल होता तो मैं सॉरी एक्चुअल के हिसाब, राइट के हिसाब से, कन्वेंशनल कोई ना कोई प्लस माइनस आ जाता, इलेक्ट्रॉन इधर या प्रोटॉन उधर कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन किधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं मिक्स नहीं करना चाहता, मैंने इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से पढ़ा है, मैं पूरा लेक्चर काफी देर से इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इसको भी कैरी करना चाहता था। ड्राइंग में थोड़ी गलती थी, मैंने उसको करेक्ट कर दिया। क्या करेक्ट कर दिया, नीचे से ही इन हो रहा है, ऊपर से आउट हो रहा है, मैंने नोट्स में लिखवा भी दिया कि करंट, एक्चुअल करंट, इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट नीचे से इन हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से आउट हो रहा है। जब वो करंट इन और आउट हो रहा था तो मैंने उसके ऊपर क्या कहा कि जनाब साहब चार्जेस हैं, चार्जेस जब भी मूव करते हैं, जब वो परपेंडिकुलरली किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स जब लगी तो चार्जेस किधर हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए किधर चले गए, राइट किधर चले गए, राइट पे जाके चिपक गए होंगे, जब वहां चिपके होंगे तो साइड क्या हो गई होगी, नेगेटिव हो गई होगी, ये वाली साइड क्या हो गई। अब वो एक चार्ज थोड़ी है, और भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कौन आ रहा है, और भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जब और इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हुआ, वो भी उधर जाके चिपक गए, लेकिन जब उधर चिपकते जा रहे थे
साथ साथ एक और मसला हो रहा था। साथ साथ क्या मसला हो रहा था? ये प्लेट नेगेटिव हो रही थी, ये प्लेट, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, इस प्लेट के ऊपर, इन दोनों प्लेट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा था, या इन दोनों प्लेट के दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो रही थी। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड आने वाले इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाती थी? उधर, लेकिन वो बड़ी कम होती थी। किधर होती थी? लेफ्ट पे फोर्स लगाती थी, लेकिन बहुत कम फोर्स थी। लेकिन हाँ थी जरूर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, नेट फोर्स क्या हो रही थी? कम जरूर हो रही थी। जिस वजह से डिफ्लेक्शन क्या हो रही थी? कम जरूर हो रही थी। करते करते मतलब पहले बहुत डिफ्लेक्ट हुआ, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, अल्टीमेटली क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा, भाई मैं सीधा निकल रहा हूं। क्यों? ये कब सीधा निकला? वो जब इधर इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया कि अब मजीद पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप क्यों नहीं हो रहा? मजीद डिफरेंस डेवलप बिकॉज अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहती है फोर्स इधर लगेगी। वो प्लेटें कहते हैं भाई इतना ज्यादा प्लस माइनस हो गया, अब इससे ज्यादा हमारा प्लस माइनस होने का चांस, करंट को सीधा भी गुजरने दो यार, करंट को जाने दो सीधा। करंट को क्यों सीधा जाने दिया जा रहा है? बिकॉज अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज टू द राइट, electrical force is to the left. Both the forces are now what? They are now equal in magnitude in opposite in direction, so they cancel each other. And when they cancel each other, what happens? The current passes straight through the slice. लेकिन एक मसला ये नहीं है कि आप वो जब सीधा जाएगा तो इर्द गिर्द क्या नहीं होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू पैदा करने के बाद सीधा जाएगा वो, ठीक है? और उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू पैदा की गई है, उसका अगर आपने स्पेसिफिक कहती है डिराइव द फार्मूला, अगर उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, आई थिंक मैं कहां से डिराइव करूंगा? जो दो फोर्सेस मैंने इक्वेट की हैं, मैं यहां से उसको डिराइव करने की कोशिश करूंगा। और जब मैं इन दोनों को डिराइव इक्वेट करूंगा, किस किस को इक्वेट करना है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, बातें नहीं करें प्लीज। इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगर मैंने इक्वेट करना है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेक्चर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? EQ। दोनों तरफ से क्यू क्यू क्या कर दूं? काट दें। V का फॉर्मूला क्या है? बल्कि नहीं, B इंटू वी इज इक्वल टू E। कैन यू प्लीज टेल मी ये V कौन सी वाली V है? क्या ये जो पिछले टॉपिक में मैंने वेलोसिटी सेलेक्ट की है, ये वो वाला V है? नहीं नहीं, वो भाई वो भाई V स्पीड ही है। क्या है? ये स्पीड ही है। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये स्पीड किस चीज की है? ये इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड है या ये करंट की स्पीड है? तो करंट की स्पीड पिछले साल निकाली थी कहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू रिमेंबर दैट? करंट की स्पीड किधर से निकाली थी? वो हमने पिछले साल कहीं निकाली थी। किस नाम से? वो हमने पिछले साल निकाली थी जनाब साहब, वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ आपको फॉर्मूला याद है क्या? I इज इक्वल टू NAVE। तो V इज इक्वल टू I ओवर NAE। तो एक काम करेंगे जी, जरा सुनिएगा प्लीज, याद रखिए इस V के साथ क्या लिखें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है I ओवर NAE लिख रहे हैं, ठीक हो गया। और वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ E लिखी है वो कौन है? वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ लिखी है, व्हाट इज दिस नाउ? इसको तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह के लिख दिया। इसके साथ क्या करूं? ये कहां से पैदा हुई है? दो प्लेटों से, दो प्लेटों के दरमियान में, ऑपोजिट फेसेस के दरमियान में। ये ऑपोजिट फेसेस के दरमियान का जो E होता है, डिफाइंड एज क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी जगह क्या लिखूं? कहने से डेल्टा V ओवर डेल्टा D। ऐसे एक बात याद रखिएगा, डेल्टा D कौन है? कौन सा वाला? ये वाला। ये दो प्लेटों के फासले को मैं D कहूंगा जी। इन दो प्लेटों के फासले को मैंने क्या कहना है जनाब साहब? D कहना। अच्छा जी, बल्कि इधर दिखाता हूं। अगर मैं इधर से इधर के फासले को कहूं ये D है, कैन यू प्लीज टेल मी मैं इधर से इधर के फासले को क्या कहूं? ये T है, T फॉर थिकनेस। क्या? स्लाइस की क्या?
ये स्लाइस की थिकनेस है और ये स्लाइस का क्या है, ये स्लाइस की विड्थ है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ विड्थ एंड थिकनेस। दो प्लेटों के दरमियान क्या लू, डी, क्या लगेगा साहब, डी, और जो इसकी थिकनेस है मैंने टी ली है। अब आपसे एक सवाल है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एरिया होता था, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी फॉर अ वायर, क्या पढ़ी थी, फॉर अ वायर का क्या लेते थे आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो वायर सर्कुलर स्फेरिक, वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय, इस वक्त ये वायर है, ये तो मैंने स्लाइस ली है, इस स्लाइस का करंट किस एरिया में एंटर हो रहा है और किस एरिया से एग्जिट हो रहा है, इस वाले एरिया से करंट एंटर, ये करंट, तो क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया लूं करंट के लिए, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया लूं, डी और टी, डी और, लो जनाब साहब, क्या लूं यहां पे, टी और डी। डेल्टा वी को वी बोल दो या वी एच, वी लिखकर सबस्क्रिप्ट में एच, डेल्टा डी की जगह डी काफी है। कुछ करता है एच, वो ये सोर्स वोल्टेज को मैंने बोल दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हुआ है, डेल्टा वी जो है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, उसको मैंने नाम होल्स वोल्टेज का नाम दे दिया, क्योंकि टॉपिक तो ही चल रहा है। डेल्टा डी और डी एक ही चीज है, डेल्टा डी को मैंने डी कर दिया, डी डी क्या करूं, काट दो जी, देयर यू गो। क्या इक्वेशन है जनाब साहब आपके पास होल्स वोल्टेज की, होल्स वोल्टेज की इक्वेशन है डी, एक सेकंड, किसको पहले लिखना है किसको बाद में, अकॉर्डिंग टू माय स्पेसिफिकेशन, हाँ ठीक है ऐसे ही लिखें, बी आई ओवर एन टी ई, वी एच इज इक्वल टू बी आई ओवर एन टी ई, इमरान साहब बराबर है बी आई ओवर एन टी ई। लो जी, ये एक फॉर्मूला स्पेसिफिकेशन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस दे से अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द होल वोल्टेज, अंडरस्टूड हो गया कि जी होल वोल्टेज पैदा कैसे होता है, बच्चों किसी को मसला इस बात से, होल वोल्टेज पैदा कैसे होता है, ठीक है। फिर वो कहता है जी डिराइव द रिलेशनशिप वी एच इज इक्वल टू बी आई ओवर एन टी ई, कैसे रिलेशनशिप ड्राइव किया मैंने, जो मैं एक एक चीज चार चार दफा बोल रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जगह बी क्यू वी, इसकी जगह ई क्यू, क्यू क्यू क्या कर दिए, बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, वी इज करंट की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी नहीं है, करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके लिए पिछले साल का फॉर्मूला आई ओवर एन ए, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, ये दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच का जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेटों के बीच में जो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो क्या होता है, ई का क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, वो लिख दिया। मतलब यहां मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस ई इज बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, वो लिख दिया। फिर मैंने कहा जी मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा लूं, करंट इज नॉट पासिंग थ्रू अ वायर, करंट इज पासिंग थ्रू अ स्लाइस, तो स्लाइस का कौन सा एरिया लिया क्रॉस सेक्शनल, दिस डी दिस टी, डी इंटू क्या, डी इंटू टी ले लिया। फिर जो हॉल्स वोल्टेज, वो जो वी डेल्टा वी था, इन दोनों के अक्रॉस जो डेल्टा वी है उसको वी एच बोल दिया, डेल्टा डी जो है उसको डी बोल दिया, डी और डी पकड़ के काट दिया, जो बच गया सो बच गया। जिसको मसला इस बात से, अब क्या करूं इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि हॉल्स वोल्टेज जो है, वैसे एक चीज तो बिल्कुल कांस्टेंट है, कौन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन तो बेटा जी बिल्कुल कांस्टेंट, इसको मारो गोली, ठीक है। थिकनेस ऑफ क्या, अगर आप हॉल्स वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहते हैं तो थिकनेस ऑफ द स्लाइस को बहुत, इसलिए कहा था स्लाइस, क्या कहा था, क्या कहा था, प्लेट, नाम क्या रखा था इसका, किसी किताब ने इसका नाम क्यूब रखा हुआ है कि सेमी कंडक्टिंग क्यूब ले लें, मैं नहीं चाहता उसको क्यूब कहूं, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें क्या होंगी, मैंने उसको क्या नाम रखा है, स्लाइस नाम रखा है या प्लेट रखा है, क्यों, ताकि मैं साबित कर सकूं कि वो स्लाइस या प्लेट का थिकनेस बहुत कम है, जितनी थिकनेस कम होगी उतना हॉल्स वोल्टेज, पहली बात थिकनेस की समझ आ गई। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, किस चीज की नंबर डेंसिटी,
चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी वो जितनी कम होगी हॉल्स वोल्टेज उतना, इसलिए मैंने कंडक्टर लिए ही नहीं, मैंने हाँ इंसुलेटर तो बिल्कुल ले नहीं सकता था, इंसुलेटर लेता तो काम ही ना होता, क्यों, उसमें तो सर करंट जाता ही नहीं है ना। तो कंडक्टर भी लिया तो कैसा लिया, ऐसा कंडक्टर लिया जिसके अंदर नंबर डेंसिटी कम हो, जितनी नंबर डेंसिटी कम होगी हॉल्स वोल्टेज उतना। डू यू गेट? के मैंने ऊपर मेन करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं लिखा, सेमी कंडक्टर लिखा। तो अब आप जरा इन चीजों को गौर कीजिए प्लीज, कि इस फिनोमेना को इंप्रूव करने के लिए मैंने एक तो क्या लिखा, सेमी कंडक्टर क्यों लिखा था, बिकॉज यू नो कि आपका जो ये क्या नाम है इसका नंबर डेंसिटी है, ये हॉल्स वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना नंबर डेंसिटी मतलब जितनी चार्ज की नंबर डेंसिटी कम होगी हॉल्स वोल्टेज उतना। ये नंबर डेंसिटी कम कब होती है, कंडक्टर्स जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनकी तो नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मुझे नंबर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कम चाहिए। कम रखने के लिए मुझे मटेरियल क्या लेना पड़ेगा, फिर मैंने मटेरियल सेमीकंडक्टर ले लिया। बात समझाई कि नहीं? अच्छा, अब जो सिचुएशन है वो क्या है, करंट को मैं मेरे कंट्रोल में मैं उसको कांस्टेंट कर दूंगा, करंट को क्या कर दूंगा। तो आप अगर इसको 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 कांस्टेंट कर लें तो आपका जो ये VH है ना, ये क्या है, I/N/T/E को अलग करो भाई इनटू B है। क्या है जनाब साहब, बेसिकली हॉल्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, B व्हेन ऑल दीज आर क्या। सो यू नो व्हाट, तो जो हॉल प्रोब आप पढ़ रहे थे वो असल में मेजर किसको कर रहा था, हॉल्स वोल्टेज को। लेकिन अगर उसकी कैलिब्रेशन कैसे की जाए कि तुम अपनी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके इससे नहीं बल्कि उल्टा बोलो, बी सब्जेक्ट अगर बनाना है, बी अगर मैंने सब्जेक्ट इन सबको कैसे ले जाऊं, तो क्या उसको वोल्ट मीटर को क्या कहा जाए, अपनी वैल्यू जो भी तुम्हारी वोल्ट्स में आएगी वैल्यू, तुम उसको NTE से मल्टीप्लाई करना आई से, तो जो जवाब आएंगे वो किस में आएंगे, वो टेस्ला में आएंगे। किस में आएंगे जनाब साहब? अब पढ़ो भाई, वो तीसरे कॉलम में क्या पढ़ रहे थे, मगनातीस नजर आ रहे हैं, उनके बीच में उसने प्रोब को ऐसे वर्टिकली रख दिया है तो उसका जो फ्रंट फेस है परपेंडिकुलर टू द लाइंस है। असल में इट गिव्स द रीडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ V क्या, वोल्टेज, लेकिन हम वो क्या कहते हैं, कैलिब्रेट किया गया किसके अंदर, B के अंदर। एक काम करें, ये जो पहली ड्राइंग बनी है जिसमें वो वोल्ट मीटर नजर आ रहा है और पता नहीं हाथों से उसने उसको पकड़ा हुआ है, उसकी राइट साइड पे एक नोट लिखें। उसकी राइट साइड पे क्या नोट लिखें, द वोल्ट मीटर एक्चुअली मेजर्स द वोल्ट मीटर एक्चुअली मेजर्स क्या, actually measures the Hall's voltage, actually measures the Hall voltage, actually measures the Hall voltage, actually measures the Hall voltage, that is, and it is calibrated, and it is calibrated and it is calibrated to give readings of magnetic flux density, to give readings of magnetic flux density। फुल स्टॉप लगा के लिखें एक्सप्लेन हाउ, और जो साइड पे आप नोट लिख रहे हैं वहां फुल स्टॉप लगा के क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन हाउ। हाउ जनाब साहब, तो जो हॉल्स वोल्टेज आ रहा होगा उसको क्या करें आप, तो जो हॉल्स वोल्टेज आ रहा है उसको क्या किया गया होगा, NTE से मल्टीप्लाई और I से डिवाइड किया गया होगा, क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे हॉल्स वोल्टेज। ये तो उसने मेजर कर लिया, ये तो स्टिक उसने वोल्ट मीटर मेजर कर लिया, इसको क्या करें जनाब साहब, इसको सर जी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या चल रहा है जनाब साहब, दोबारा सुने। द सिंपलेस्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ हॉल प्रोब
When the probe is held so that the field lines are passing at right angles to the flat face of the probe, the meter gives a reading of the value. मुझे तो लगता है यहाँ V लिखना चाहिए, क्या चाहिए? एक्चुअल में तो इट गिव्स द रीडिंग्स ऑफ V. देखिए जी, यहाँ पे इसको B को काट के V लिखें, VH लिखें, बल्कि इसको V लिखें या VH लिखें. फिर आगे लिखता है कि some instruments are क्या? Some instruments are calibrated so that they give readings constantly in micro teslas या मिली टेस्लास. और वो कैसे, मैंने साइड पे लिखवा दी है कि वो वोल्ट वोल्टेज की वैल्यू आती होगी और आपने उसको क्या कहा होगा कि भाई उसको हमने मल्टीप्लाई करके फलानी वैल्यूज आ गई. अदर्स आर नॉट कैलिब्रेटेड, सो यू मस्ट ईदर कैलिब्रेट देम और यूज देम टू ऑब्टेन क्या, relative measurements of B. A Hall probe must be held so that the field lines are passing directly through what? Through it at right angles to the flat surface of the probe. अब आपको उसने पूरी प्रोब बना के दिखाई है. उस प्रोब के अंदर वो जो उसका फ्रंट फेस वर्टिकल नजर आ रहा है, पता है वो क्या है? वो स्लाइस है. उस स्लाइस के अंदर उन्होंने जो कंट्रोल बॉक्स है, कंट्रोल बॉक्स से क्या होगा, तारे आ रही होंगी, तारे जा रही होंगी, करंट आ रहा होगा, करंट जा रहा होगा. तो प्रोब के अंदर करंट ऊपर की तरफ होगा. उसकी जो लेफ्ट राइट की तारे हैं, उन लेफ्ट राइट की तारों के साथ भी कोई तारे लगी होंगी. यू नो व्हाट, उसने उसको पूरा नहीं समझाया. वो जो हॉल प्रोब का फ्रंट फेस है ना, ये वाला, जैसे उसमें करंट जा रहा होगा, करंट इस तरफ से जा रहा होगा, एग्जिट कैसे हो रहा होगा, दो तारे इधर भी लगी होंगी, ये तारे निकलेंगी तो कहां जाएंगी, वोल्ट मीटर के साथ जाएंगी. ये जो तार जा रही होगी ये वापस अपना सर्किट बनाएगी. खैर मैं ये नहीं समझाना चाहता कि कहां से तारे आ रही हैं, कहां से तारे जा रही हैं, बट देयर इज सम सेटलमेंट इन दैट अरेंजमेंट कि जो करंट जा रहा है उसको कैसे कैरी करना है और जो साइडों पर वोल्टेज है उसको कैसे मेजर करना है. बस वोल्ट मीटर के साथ तारे शारे उन्होंने प्रॉपर्ली लगाई हुई हैं. और क्या होता है, कहता है जी बस एक काम करें, ओरिएंटेशन उसकी कैसी रखें, ओरिएंटेशन उसकी सही तरह परपेंडिकुलर रखिएगा. क्योंकि अगर आपने उसको टेढ़ा मेढ़ा किया, एंगल साइन थीटा का कम ज्यादा किया तो वैल्यू कोई कम ज्यादा हो जाएगी. पता नहीं यूं करके यूं कर दिया तो वैल्यू प्लस की जगह माइनस हो जाएगी. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. ये मेरा टॉपिक नहीं है जनाब साहब. आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप खड़ा कर दीजिए. एनीवन? सो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस आई बिलीव मैंने ये आपका पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज वाला, ये चार्ज पार्टिकल्स वाला. अच्छा एक सेकंड, काम तो वापस है इधर भाई, आखिरी वन लाइन बेटा जी, वन लाइन. मैं फिर भी पढ़ाऊंगा भाई. ये क्या है, कैसे मेजर करना था? उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सिलेक्शन हो गई. जिस फील्ड में उसको रखेंगे, जिस किसी भी फील्ड में रखेंगे, कौन सी, पिछले पेज की ड्राइंग नंबर 2, पिछले पेज पे जो ड्राइंग नंबर 2 है सबसे ऊपर, उस जिस फील्ड से गुजारेंगे उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करूंगा? थ्रू व्हाट? थ्रू दैट हॉल प्रोब. मेजर हो गई. एक चीज रह गई, क्या रह गई? रेडियस रह गया कि जनाब साहब जब वो उस फील्ड में जाके कर्ल करेगा तो कर्ल का जो रेडियस है वो कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए यू नो उसकी फिनोमेना के अंदर क्या होगा, एक एफएससी होगा. क्या होगा? वहां पे कहीं ना कहीं वो कहता है जी उसको इल्यूमिनेट करें उसके पाथ को. क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो कर्वेचर वाला पाथ है उसको इल्यूमिनेट करने का एक तरीका है. मैं इस वक्त अभी उसको डिस्कस नहीं करूंगा. जब वो इल्यूमिनेट हो जाता है, कहता है जी इल्यूमिनेट हो गया तो आपको सर्कल नजर आ जाएगा, सर्कल का क्लाउड नजर आ जाएगा. असल में ना वहां पे एक गैस रखते हैं, गैस के बीच में से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो गैस के बीच में एक क्लाउड बन जाता है. क्या बन जाता है जी? इलेक्ट्रॉन जिस जिस रास्ते से टर्न मारता मारता जाता है उस रास्ते पे या तो एक रोशनी आ जाती है या स्पार्क नजर आ जाता है या कुछ ना कुछ आयनाइजेशन हो जाती है, कुछ ना कुछ वहां पे कलर या पैटर्न दिख जाता है. उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो जब पैटर्न ऑब्जर्व हो गया उसकी तस्वीर ले लेंगे, तस्वीर लेके उसका रेडियस निकाल लेंगे, या उस पैटर्न के अंदर ही अपना फुटूरा रख लेंगे, वहां से उसका रेडियस निकाल लेंगे. वंस यू फाइंड B and R, then what? You can find the specific charge of the electron. I think यहाँ पे जाकर आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या चार्ज पार्टिकल्स वाला चैप्टर खत्म होता है.